पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1 से लेकर 6 एक्सेप्ट हीलियम जिसका 1s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 15 एलिमेंट्स ग्रुप 30 40 के बारे में 11th क्लास पढ़ चुके हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अंदर होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। नहीं पसंद है ऐसे सब भाई, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक बिस्मथ आर्सेनिक और जो एंटीमनी है वो मेटलॉइड्स होते हैं। बिस्मथ अकेला, बिस्मथ इज़ अ मेटल। ठीक है, अब बाद में देखा है कि नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम होता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत फॉर्म में पाया जाता है वो, जैसे कि चिली सॉल्ट पेट्रे जिसे हम सोडियम नाइट्रेट भी कहते हैं, या फिर इंडियन सॉल्ट पेट्रे जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है एपेटाइट फैमिली में। एपेटाइट फैमिली का जनरल फॉर्मूला ये होता है CA9PO4 होल 6 डॉट CaX। यहाँ पे एक्स की वैल्यू फ्लोरीन क्लोरीन या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकते हैं OH। एक एग्जांपल है फोरा एपेटाइट CA9PO4 होल 6 डॉट CaF2 CA9PO4 6 डॉट CaF2 जो कि फॉस्फेट रॉक्स में पाया जाता है। फॉस्फोरिन सेकेंड का जो है एनिमल और प्लांट मैटर के अंदर बोन्स में भी पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन्स होती हैं, मिल्क सैग फॉस्फोलिपिड्स हमारी सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ जो होते हैं वो मेनली सल्फाइड ओर्स में पाए जाते हैं, सल्फाइड मिनरल्स। अब इधर टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, जैसे कि रेडियस। तो रेडियस में दो चीज़ें, एक कोवेलेंट और एक आयनिक। कोवेलेंट रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज़ करेगा कोवेलेंट रेडियस, बाद में जाके थोड़ा सिमिलर सा पैटर्न हो जाता है, मतलब एंटीमनी और बिस्मथ का लगभग एक जैसा होता है। आयनिक रेडियस के अंदर चेंजेस है। आयनिक रेडियस के अंदर जो ऑर्डर होता है वो होता है सबसे ज़्यादा एंटीमनी का, सबसे ज़्यादा आर्सेनिक का, सबसे ज़्यादा आर्सेनिक का, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन, फिर बिस्मथ और फिर सबसे लास्ट में एंटीमनी। ठीक है, जैसे इस टेबल में देख पा रहे हैं, उसको ऐसे याद रखते हैं। आयनिक रेडियस आसपास नहीं भाई सब। अब दूसरी चीज़ देखिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ग्रुप 15 की ग्रुप 14 ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्योंकि इनका हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 2 3 में कौन ज़्यादा होगा? थर्ड हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी दो जगह एक्सेप्शन है टेबल के अनुसार। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बिस्मथ की वो ज़्यादा होती है एंटीमनी से, होनी चाहिए एंटीमनी की ज़्यादा, लेकिन असल में होती है बिस्मथ की एंटीमनी से ज़्यादा। और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बिस्मथ की एंटीमनी से ज़्यादा होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं है, डाउन ग्रुप ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है घटती है वो। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाओगे तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसके अंदर एक एक्सेप्शन है, सबसे पहले वो बढ़ता है नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जैसे जाते हैं हम, ठीक है, आर्सेनिक तक, और उसके बाद फिर डिक्रीज़ होता है बिस्मथ तक। जैसे कि हम टेबल में देख पा रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पहले नाइट्रोजन से ज़्यादा फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक। मेल्टिंग पॉइंट फॉस्फोरस से आर्सेनिक तक बढ़ता है, फिर एंटीमनी से बिस्मथ तक घटता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब है कि कुछ चीज़ें दे रखी हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 होता है, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस वजह से आती है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 की जो होती है, ग्रुप 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 14 से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन एंटीमनी बिस्मथ की बराबर ही होती है, एंटीमनी बिस्मथ की बराबर होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ऑल द जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सारे पॉलीएटॉमिक होते हैं। ठीक है, और डायनाइट्रोजन डायटॉमिक गैस होती है, और बाकी सारे सॉलिड्स होते हैं। डायनाइट्रोजन N2 वो गैस होती है और बाकी सारे सॉलिड्स हैं। मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज। नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है नॉन मेटल, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स, और बिस्मथ मेटल होता है। इसका दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न होता है कि जो डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरा रीज़न है इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पहले आर्सेनिक तक बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीज होता है बिस्मथ तक। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन के अलावा और सब इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, नाइट्रोजन एलोट्रॉफी नहीं शो करता। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखें तो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पहले बता रखा है, तो इनका ऑक्सीडेशन +1 से +5 तक हो सकता है। +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, -3 बनाने की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है क्योंकि लार्ज साइज होने की वजह से, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से। सिर्फ बिस्मथ का कंपाउंड जो कि बिस्मथ टेट्राफोलाइड है, सिर्फ वही एक है जिसके अंदर +5 में होता है बिस्मथ, और किसी में नहीं होता। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, जैसे इधर दे रखा है नाइट्रस एसिड का एग्जांपल, तो इसमें एक बार नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ रही है और एक कंपाउंड में कम हो रही है, तो इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो उसकी। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में ट्रेंड बता रखा है कि नाइट्रोजन की +1 से लेकर +4 तक हो जा सकती है। जो फॉस्फोरस होती है उसकी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में +5 और -3 होती है। आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ की डिस्प्रोपोर्शनेशन में +3 ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, इसके बाद एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन क्यों होता है, तो
इसमें बता रखा है कि नाइट्रोजन जो होता है केपेबल होता है पी पाई मल्टीपॉइंट बॉन्ड बनाने पे अपने साथ भी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी। तो जो कौन है CON ये आपस में पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकते हैं। हैवियर को नहीं बना सकते पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि उनके जो ऑर्बिटल से लार्ज होते हैं डिफ्यूज होते हैं, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। नाइट्रोजन डायटम वॉल में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और उसकी बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी बहुत हाई होती है जब उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तब, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन जो बिस्मथ होता है वो मेटालिक बॉन्ड बनाता है एलिमेंटल स्टेट में। भले ही एन ट्रिपल बॉन्ड एन की बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है भले, लेकिन जब एन सिंगल बॉन्ड एन आए तो वो वीकर होता है, ठीक है। पी सिंगल बॉन्ड पी से बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी ऑफ सिंगल बॉन्ड N2 इज़ लेस देन बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी ऑफ सिंगल बॉन्ड P2, ठीक है, क्योंकि इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे, ठीक है। बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है, कम बॉन्ड लेंथ होने की वजह से इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी नाइट्रोजन के अंदर वीकर होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, इससे वो अपनी कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +5 है मैक्सिमम, कोवैलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन हाइपर एलिमेंट्स जो है वो बना सकते हैं क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होता है। फॉस्फोरस और आर्सेनिक वो डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के साथ, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल के साथ वो अपने कंपाउंड जैसे कि ये फॉस्फोरस ट्राईथाइल है और आर्सेनिक ट्राईबेंजाइल है, वो लिगेंड्स की तरह काम करके वो ट्रांजिशन मेटल के साथ डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। अब हाइड्रोजन ऐड करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। हाइड्राइड की स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीजेस करता है डाउन द ग्रुप। इसका मतलब जो क्या है, अमोनिया है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और जो बिस्मथ ट्राई हाइड्राइड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ग्रुप 15 के अंदर। बेसिसिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब सबसे अच्छा बेस ग्रुप 15 में अमोनिया होगा, सबसे जो पुअर होगा वो बिस्मथ हाइड्राइड, ठीक है। अब ऑक्सीजन मिलकर ऑक्साइड्स बनाएंगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। 2 तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 और E2O5, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब E2O3 ऑक्साइड्स में बता रखा है कौन एसिडिक है कौन एम्फोटेरिक कौन बेसिक। तो शुरू के 2 हैं जो नॉन मेटल्स बनाते थे जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, उसके जो E2O3 ऑक्साइड है रिएक्टिविटी टूलर्ट्स हलाइड से 2 तरीके के हलाइड्स बनाता है, EX3 और EX5, ठीक है। जो नाइट्रोजन है पेंटालाइट क्यों नहीं बनाता क्योंकि डी ऑर्बिटल की कमी होती है उसके पास। पेंटालाइट जो होती है वो ज़्यादा कोवेलेंट होता है ट्राईहालाइड से, क्योंकि पेंटालाइट में जो कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होता है, +5 से होता है मतलब कि उसकी जो पोलराइजिंग पावर है कैटायन की वो ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट करंट ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, ठीक है। जो भी ट्राईहालाइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन के ट्राईहालाइड के अलावा और जितने भी एलिमेंट्स के ट्राईहालाइड है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। सिर्फ नाइट्रोजन केस में NF3 होता है जो स्टेबल होता है, ठीक है। NF3 इज़ द ओनली स्टेबल ट्राईहालाइड ऑफ नाइट्रोजन। ट्राईहालाइड्स होते हैं ज़्यादातर वो कोवेलेंट होते हैं एक्सेप्ट BiF3 फजान्स रूल की वजह से आयनिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब रिएक्टेड टू मेटल्स, ठीक है। मेटल्स साथ ये रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मेटल से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट से दिखाते हैं। एक एग्जांपल बाइनरी कंपाउंड में कैल्शियम नाइट्राइड जैसे CA3N2। नाइट्राइड के अंदर N का जो ऑक्सीडेशन होता है वो -3 होता है हमेशा। कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड और मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। अब हमें एक कंपाउंड्स दे रखे हैं नाइट्रोजन के। सबसे पहला है डाइनाइट्रोजन, ठीक है। तो भाई डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले कमर्शियली लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से निकालते हैं डाइनाइट्रोजन। क्या करते हैं कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड O2 से कम होता है तो वो जल्दी डिस्टिल आउट हो जाता है वेपर्स के अंदर, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं एयर की। दूसरा है लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसको सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट करवाते हैं तो उससे हमें N2 गैस मिल जाती है, H2O और NaCl एक्वस मिलता है। लेकिन इस रिएक्शन के NO और HNO3 नाइट्रिक एसिड इम्प्योरिटीज़ की तरह होती है। अगर हमें इसको निकालना है तो क्या करते हैं कि इस गैस को ना एक सॉल्यूशन से पास करते हैं, इसके अंदर एक्वस H2SO4 हो और सोडियम डाइक्रोमेट हो, K2Cr2, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इस पूरे गैस को एक्वस सॉल्यूशन से पास करते हैं, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड हो और पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, जिससे ये इम्प्योरिटीज सेपरेट आउट हो जाती है। थर्ड मैटर दे रखा है हमें थर्मल डिकम्पोजिशन का, ठीक है। सबसे पहला है कि अमोनियम डाइक्रोमेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करो, तो अमोनियम डाइक्रोमेट जब हीट से थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो N2 मिल जाते हैं, हमें वाटर मिल जाता है और Cr2O3 मिल जाता है। दूसरा है ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है,
कि जब हम सोडियम या बेरियम अजाइड की जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें वेरी प्योर डाइनाइट्रोजन मिलती है। वेरी प्योर नाइट्रोजन निकालने के लिए ये प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एंड बेरियम अजाइड। प्रॉपर्टीज़ देखें तो कलरलेस, ऑडियोलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है। वेरी लो सॉल्युबिलिटी H2 होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन हेल्प भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है बीच में, इसलिए रिएक्टिव होते हैं। हाई टेम्परेचर पर रिएक्टिव होती है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्टिव नहीं होती, इनर्ट होती है। हाई टेम्परेचर पर रिएक्टिव होती है, मेटल के साथ वो कंबाइन करके डायरेक्टली आयनिक नाइट्रेट बना देती है, नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके डायरेक्टली कोवेलेंट नाइट्रेट बनाती है। ठीक है, अब N2 को ना हम इसकी इनर्टनेस रूम टेम्परेचर पे होने की वजह से बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे इसे इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में यूज़ करते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस में इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में N2 का यूज़ करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन है जो हमें पता ही है कि प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होती है और मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, अमोनिया और अदर केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम साइनामाइड बनाने में, जब हम मेटल्स की रिएक्शन करते हैं आयनिक नाइट्रेट बनाने में, तो ये रिएक्शंस है Li+N2 लिथियम नाइट्रेट बन गया, Mg+N2 मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है 773 केल्विन पे, 500 डिग्री सेल्सियस पे, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पर FeO कैटलिस्ट होता है, हेबर्स प्रोसेस होता है, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसका डेल्टा H की वैल्यू देखिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तीसरी बात कि डाइनाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से सिर्फ वेरी हाई टेम्परेचर पर कंबाइन करती है, अप्रॉक्स 2000 केल्विन होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है NO। ऑक्सीजन कंबाइन करके डाइनाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाती है। ठीक है, ये जो हाई टेम्परेचर है, ये इसका मतलब यहाँ पर लाइटनिंग है कि हवा में जब लाइटनिंग होती है तब रिएक्शंस होती हैं। अब हमारे पास दूसरा कंपाउंड है अमोनिया। तो अमोनिया की प्रिपरेशन का सबसे पहला मैटर होता है कि अमोनिया जो है हमारे आसपास माइन्यूट अमाउंट में तो सॉइल में वो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिकम्पोजिशन से बनती है। जैसे कि सबसे कॉमन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया होता है, NH2CO NH2। तो जब उसका वाटर के प्रेजेंट में डिकम्पोजिशन करते हैं सर्टेन माइक्रोब सॉइल्स के अंदर, तो सबसे पहले NH4 CO3 बनता है, उसके बाद फिर उसका डिकम्पोजिशन होकर हमें अमोनिया मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, CO2 मिल जाता है। अब अगर स्मॉल स्केल पर बनाना है तो क्या करते हैं कि अमोनियम सॉल्ट का डिकम्पोजिशन कर देते हैं लाइम यानी CaCO3 और कास्टिक सोडा NaOH के साथ। जब हम अमोनियम क्लोराइड के ऊपर लाइम डालते हैं तो हमें अमोनिया मिल जाती है। जब हम ठीक है, हमें अमोनिया मिल जाती है। और जब हम ये अमोनियम सॉल्ट जो दूसरा है सल्फेट सॉल्ट, उसके साथ कास्टिक सोडा की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अमोनिया मिल जाती है और बाकी के बाय प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अगर हमें लार्ज स्केल पर बनाना है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो अब मेन प्रोसेस आता है। ठीक है, उसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस कुछ नहीं है, ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसे हम रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे 2 गैसेस मॉलिक्यूल है, लेफ्ट हैंड साइड जो 4 गैसेस मॉलिक्यूल है। तो ली चैटेलियर ने कहा था कि जहाँ पर कम नंबर ऑफ गैसेस मौजूद होंगे, अगर हम वहाँ पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो जहाँ पर वहाँ इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हो। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस का जो प्रेशर है वो काफ़ी हाई रखा जाता है, अबाउट 200 ATM या फिर 2 × 10⁷ पास्कल। हेबर्स प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्स 700 केल्विन के आसपास होता है। कैटलिस्ट, इसमें 2 बातें हैं कि जो हम आजकल में कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, FeO। जो आजकल में हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो है आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड विथ K2O एंड Al2O3 एज प्रोमोटर्स, जो कि उसकी इक्विलिब्रियम अचीव करने के रेट को बढ़ा देते हैं। लेकिन जो ओल्ड कैटलिस्ट है जो काफ़ी सारी बुक्स में है वो है कि आयरन एज अ कैटलिस्ट विथ मॉलिबेडेनम एज अ प्रमोटर। ठीक है, अभी डायग्राम दे रखा है कि H2N2 से पास कर कंप्रेसर 10⁷ पास्कल पे या फिर 20 मेगा पास्कल पे हम पास करते हैं कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड के साथ, उसके प्रमोटर से Al2O3 और K2O डालते हैं, हमें NH3 मिल जाती है पूरे अपरेटिस के अंदर, फिर NH3 को इकट्ठा करते रहते हैं एंड दैट्स इट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है अमोनिया की प्रॉपर्टीज़। तो भाई कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, N2 का भी कलरलेस था और ऑडियोलेस था, लेकिन वो इसकी पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, अब सबसे मेन बात है कि जो NH3 है वो सॉलिड और लिक्विड फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसके कंपेरेटिव हाइड्राइड से ज़्यादा हो जाती है। फॉस्फोरस हाइड्राइड से जो NH3 अमोनिया उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, एक लोन पेयर की वजह से इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल बन जाता है। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल होती है बेटी। ठीक है, वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, एक्वा सॉल्यूशन में वीकली बेसिक शो करता है क्योंकि OH आयन रिलीज़ करवाते हैं, OH आयन रिलीज़ करवाता है किसके, वाटर के। तो जब NH3 प्लस वाटर करते हैं तो अमोनियम आयन मिलता है और OH आयन मिल जाता है। ठीक है, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये अमोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं, जैसे NH4Cl NH4 2 SO4। मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है कि जो उनके मेटल से जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उनको प्रिसिपिटेट कर देता है फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हम मेटल जैसे FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाया हमने, ठीक है, NH4OH को डाल दिया,
तो इसके हमें जो सॉल्ट सॉल्यूशन मिला है NH4 उसमें से एक PPT बना देता है। जैसे आयरन केस में वो ब्राउन PPT होती है Fe2O3.XH2, ठीक है। अब जैसे ZnHCl के साथ ऐड करा NH4OH डाला तो हमें वाइट PP मिलती है और उसका सॉल्ट सॉल्यूशन मिलता है। आयरन के केस में ब्राउन PPT और जिंक के केस में वाइट PPT मिलती है, ठीक है। अब क्या है कि हम इसको मेटल के डिटेक्शन में भी यूज़ करते हैं भाई, टेकिंग द कलर्स को देख के हम पता लगा सकते हैं मेटल कैसे भाई कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है बहुत सारे अलग मेटल्स की तरह, क्योंकि अपना ही लोन पेयर जो है डोनेट कर सकता है। जैसे कॉपर के साथ जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो डीप ब्लू कलर का बनता है, ठीक है। कॉपर के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो डीप ब्लू कलर का बनता है, और जो सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कलरलेस बनता है। सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का होता है, लेकिन जो अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है सिल्वर के साथ वो कलरलेस होता है, ठीक है। अब यूजेस दे रखे हैं कि जो अमोनिया है वो बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट तो नाइट्रिक एसिड ही होता है। लिक्विड अमोनिया को हम रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब आया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितने तरह के ऑक्साइड बनाता है, तो मेनली नाइट्रोजन 6 तरीके के ऑक्साइड बनाता है। इस स्टेप बाय चलते हैं। तो सबसे पहला वो बनाता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके अंदर नाइट्रोजन की वैलेंसी +1 होती है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि NH4NO3 का हीट करते हैं तो N2O + H2O मिल जाता है, कलरलेस गैस होता है, न्यूट्रल होता है। दूसरा बनाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, इसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की। ऑक्साइड के साथ हमेशा उसकी जो स्टेट है ऑक्सीडेशन स्टेट वो प्लस में ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, ठीक है। तो प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए क्या करेंगे कि NaNO2 को FeSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaHSO4 H2O और फाइनली NO मिल जाएगा हमें, ठीक है। ये भी कलरलेस है, न्यूट्रल है। उसके बाद हम 4th नंबर पे चलते हैं। हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाता है, ठीक है। उसके अंदर नाइट्रोजन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो कैसे बनाता है कि लेड नाइट्रेट को जब हम 673 केल्विन पे हीट करते हैं तो हमें NO2 गैस मिल जाती है और PbO और O2 मिल जाता है। ये ब्राउन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि NO2 गैस होती है, उसका ब्राउन कलर होता है, एसिडिक होती है, ठीक है। N2O3 बनाता है, इसके अंदर N का +3 होता है। वो कैसे बनाएगा कि जो NO बन गया उसको N2O4 के साथ रिएक्ट करके 250 केल्विन टेम्परेचर पे N2O3 बन जाएगा। ये ब्लू सॉलिड है और एसिडिक होता है, ब्लू सॉलिड होता है N2O3 इज़ ब्लू, NO2 इज़ ब्राउन, N2O4 में +4 होता है। और NO2 को जब हम कूल करते हैं, हीट करते हैं, एक्चुअली ये डायमर होता है, N2O4 NO2 का डायमर होता है, तो कूल करने पे डायमराइज हो जाता है, तो N2O4 बना लेता है, ठीक है। क्योंकि ये कलरलेस सॉलिड होता है, लिक्विड भी कभी बिहेव करता है, और ये एसिडिक होता है। शुरू के ऊपर के 2 न्यूट्रल, बाद में नीचे के जितने हैं वो सारे एसिडिक, ठीक है। शुरू के जो ऊपर के 2 हैं वो कलरलेस, बाकी जो बीच के 2 हैं उनका कलर एक का ब्लू एक का ब्राउन NO2 का, ब्लू N2O3 का, और जो नीचे के 2 हैं वो कलरलेस, ठीक है। अब N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड +5 होता है, उसमें HNO3 को P4O10 के साथ रिएक्ट करवा दे तो HPO3 और N2O5 मिल जाता है, कलरलेस सॉलिड होता है, एसिडिक होता है। आप ये कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रखे हैं, ठीक है। जैसे कि जो N2 होता है वो लीनियर होता है, NO है वो भी लीनियर होता है, N2O3 प्लेनर, NO2 एंगुलर, ठीक है। N2O4 प्लेनर और N2O5 भी प्लेनर, ठीक है। अब उसके बाद है कि NO2 डायमराइज क्यों करता है। अब भाई NO2 के अंदर ऑड नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम काउंट कर लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो उसके अंदर नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन और O2 के 16 इलेक्ट्रॉन, तो 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ऑड मॉलिक्यूल बन गया ये, लेकिन अगर 23 × 2 करें हम 46 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो ये जो है ये इवन मॉलिक्यूल होगा। तो जब ये डायमर बनता है तो ये इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है, इसलिए डायमराइज हो जाता है अच्छे से, स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल्स बना लेता है विद इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसका तीसरा कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, जैसे कि H2N2O2 इसको हाइपोनाइट्रस एसिड कहते हैं, HNO2 इसको नाइट्रस एसिड कहते हैं, HNO3 इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। HNO3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब में से। H2N2O2 को हाइपोनाइट्रस एसिड कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, तो भाई प्रिपरेशन होती है नाइट्रिक एसिड की सबसे पहले लेबोरेटरी में क्या कहते हैं कि सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करोगे तो हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर KNO3 को करोगे तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। तो लेबोरेटरी में करोगे स्मॉल। अब लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल स्केल पे होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। डाइनाइट्रोजन का था हेबर्स प्रोसेस और नाइट्रिक एसिड का है ओस्टवाल्ड प्रोसेस लार्ज स्केल पे। ये किस बेसिस पे होता है कि हम जो अमोनिया है उसका ऑक्सीडेशन करें, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, एटमॉस्फेरिक O2 की प्रेजेंस में NH3 का हम ऑक्सीडेशन करें, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, बेस्ड अपॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय एटमॉस्फेरिक O2। इसमें सब 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है कि भाई एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर तुमने अमोनिया को जला दिया, ठीक है, 500 केल्विन पे जलाया तुमने, 9 बार का प्रेशर दिया। अब जो मैंने कैटालिटिक की बात करी थी उसमें कैटालाइट्स लेते हैं वो प्लैटिनियम, ठीक है, प्लैटिनियम RH लेते हैं,
RH गॉज कैटलिस्ट लेते हैं, प्लेटिनम RH गॉज कैटलिस्ट लेते हैं तो हमें NO और H2O मिल जाता है। उसके बाद जो हमें NO मिला है उसको दोबारा हम एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें नाइट्रस एसिड मिल जाता, हमें क्या मिलता है, हमें नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाता है NO2, ठीक है। उसके बाद जब हम उस NO2 को H2O से मिलाते हैं तो हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाता है और जो NO बना है बाई प्रोडक्ट वो रिसाइकल हो जाता है। अब जब हमें HNO3 मिला है ये NO के साथ कुछ ना कुछ अमाउंट में है तो इसको हम डिस्टिल्ड करते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन से मैक्सिमम 68% बाय मास तक इसको कंसनट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर कंसनट्रेशन करना है तो हम डिहाइड्रेशन करते हैं H2SO4 के साथ, तो उससे हम 98% प्योर नाइट्रिक एसिड पा सकते हैं। भाई प्रॉपर्टीज़ आ गई कि नाइट्रिक एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो भाई ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। जो लैब के अंदर नाइट्रिक एसिड होता है हमारी वो 68% HNO3 बाय मास होता है, मतलब कि वो डिस्टिलेशन से कराया हुआ नाइट्रिक एसिड हमारे लैब में यूज़ होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो नाइट्रिक एसिड की होती है वो 1.5 के आसपास होती है। गैस स्टेट में प्लेनर मॉलिक्यूल होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। जब हम HNO3 को H2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है और नाइट्रेट आयन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। आता है जो कंसनट्रेटेड HNO3 होता है ना वो हर मेटल के साथ ऑलमोस्ट रिएक्ट कर जाता है एक्सेप्ट जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। अब जो ये ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि कंसनट्रेशन ऑफ एसिड कितनी ली है, टेम्परेचर क्या है, नेचर ऑफ जो मटेरियल है जो अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन है वो क्या है। तो उस बेसिस पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं ऑक्सीडेशन के। जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है कॉपर और जिंक का, ठीक है। तो जब हम कॉपर की हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कॉपर कॉम्प्लेक्स मिलता है, कॉपर नाइट्रेट और NO गैस मिलती है, ठीक है। वहीं हम जिंक की जब डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें जिंक नाइट्रेट मिल जाता है और N2O गैस मिलती है। कॉपर के इसमें NO गैस, जिंक के इसमें N2O गैस। लेकिन वहीं जब कॉपर और जिंक दोनों की हम कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाएं तो हमें कॉपर और जिंक रिस्पेक्टिव नाइट्रेट्स मिलते हैं और NO2 गैस दोनों मिलती है। कॉपर के केस में डाइल्यूट में NO और जिंक के केस में डाइल्यूट केस में N2O, ठीक है। अब कुछ मेटल्स ऐसे जैसे क्रोमियम और एल्यूमिनियम जो नाइट्रिक साइड से रिएक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, कर सकते हैं वो, लेकिन उनके जो सरफेस है उस पर ऑक्साइड की पैसिव फिल्म बन जाती है, इस वजह से वो अनरिएक्टिव हो जाते हैं फर्दर अटैक के लिए, ठीक है। तो हो गया मेटल्स। अब जो नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटल्स का क्या करेगा, नॉन मेटल साथ रिएक्ट करके उनका ऑक्सीडाइजेशन कर देगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना देगा। जैसे हम लोग I2 को HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा HiO3 मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा और H2 मिल जाएगा। NO2 कॉमन है, NO2 हर बार मिलेगा, ठीक है। कार्बन का जब हम करेंगे तो हमें CO2 मिल जाएगा, उसका एसिडिक ऑक्साइड है और NO2 मिल जाएगा। जब हम सल्फर को HNO3 के साथ करेंगे तो उसका एसिड मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड और NO2 मिल जाएगा। जब हम फॉस्फोरस को HNO3 के साथ करेंगे तो हमें फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा और NO2 मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इधर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्राउन रिंग टेस्ट। तो भाई ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है वो नाइट्रेट के प्रेजेंस के लिए होता है कि सॉल्यूशन में नाइट्रेट है नहीं कि नहीं, उसको करने का ब्राउन रिंग टेस्ट लेते हैं, ठीक है। ये किस बात पर डिपेंड करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि वो सबसे पहले क्या होता है कि जो Fe2+ है, ठीक है, वो नाइट्रेट्स को जो आसपास उससे नाइट्रेट्स हैं उसको रिड्यूस कर देता है NO में, ठीक है। जो और फिर वो जो NO है वो दोबारा Fe के साथ रिएक्ट करके ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसी वजह से पूरा डिपेंड है कि जो सॉल्यूशन है Fe है वो नाइट्रेट को रिड्यूस करेगा NO में और NO जो बना है वो Fe को दोबारा रिड्यूस करके ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो ये Fe और NO सॉल्यूशन आएंगे कैसे, तो ये ऐसा आता है कि हम सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर FeSO4 डालते हैं। FeSO सोर्स प्रोवाइड करता है Fe का, Fe2+ आयंस का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी नाइट्रेट का जो हमें लगता है कि इसमें नाइट्रेट होगा वो सॉल्यूशन डाल देते हैं। FeSO4 डाल दिया, डाइल्यूट FeSO4 और नाइट्रेट वाला सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा प्रोसेस बहुत क्रूशियल होता है, इसमें क्या करते हैं कि हम बहुत सेफली ना वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब के अलॉन्ग बहुत धीरे धीरे हम कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ब्राउन रिंग है वो जो हमारा पहले वाले सॉल्यूशन थे दो FeSO4 और नाइट्रेट का सॉल्यूशन, उसके और जो सल्फ्यूरिक एसिड की लेयर बनेगी सरफेस से, उसके इंटरफेस पे ना एक हमारा ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर का रिंग टाइप बन जाता है। तो उसी को ब्राउन रिंग टेस्ट, उसी के नाम पे ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। अगर ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ब्राउन कलर की रिंग लाइक बन रही है, तो इसका मतलब आपके सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट NO3 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। तो यही रिस्पेक्टिव इसने रिएक्शन दिखा रहा है कि सबसे पहले क्या होता है कि नाइट्रेट जो होता है वो Fe के साथ रिएक्ट करके NO बनाता है और Fe3+ बना देता है, ऑक्सीडेशन होता है Fe का, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो NO बना है वो उसी फेरस Fe2+ का उसी Fe2+ से रिएक्ट करके एक ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है और वाटर रिलीज होता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ठीक है। और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड आयरन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है, मतलब कि आयरन का रिडक्शन होता है इस प्रोसेस के अंदर। अभी उसी तरह है कि जो अमोनिया है, ठीक है, जो
जो नाइट्रिक एसिड हमारा बना है उसका यूजेस कहाँ पर है, तो भाई वो भी अमोनिया की तरह ही अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल हुआ, और एक्सप्लोसिव्स और पायरोटेक्निक्स, मतलब कि पायरोटेक्स मतलब पटाखे होते हैं, पटाखों एटॉमिक में हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं क्योंकि एक्सप्लोसिव की तरह वो काम करता है। ठीक है, वो नाइट्रोग्लिसरीन में काम यूज़ होता है, नाइट्रोग्लिसरीन भी डायनामाइट बम धमाकों में यूज़ होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स हम बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड से, जैसे कि हम नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कंसंट्रेट एशिया सुपर प्लस कंट्रेट NO3 उस वो होता है। और हम क्या करते हैं कि पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील में यूज़ होते हैं, स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं, ईचिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं, और रॉकेट फ्लू में ऑक्सीडाइजर काम करता है, उनको बर्न करने में हेल्प करता है, ऑक्सीडाइजर काम करता है। थैंक यू वेरी मच।